नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के हाजिर हो चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग की एक बेहतरीन क्लास। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का पार्ट नंबर जो हमारा पार्ट रहेगा वो पार्ट नंबर 13 डिस्कस करेंगे। री एग्ज़ाम के लिए जो हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं उसमें से आज हमारा 13वां प्रैक्टिस सेट है। और इससे पहले के यदि आपने पिछले 12 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप पिछले प्रैक्टिस सेट को भी जाकर के देखिएगा। यूपी पुलिस एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले क्लासेस में कवर किए गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं आज की इस रीजनिंग की क्लास के बारे में। तो आज की इस रीजनिंग की क्लास को हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। साथियों, इस क्लास में हम कुछ इस प्रकार से प्रश्नों को देखेंगे, जैसे कि आपके सामने प्रश्न नंबर 17 है। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विषम है। यहाँ पर प्यारे साथियों आपके सामने 5 आकृतियां दी गई हैं। बहुत ही प्यारी सी आकृतियां हैं। इनमें से हमें विषम आकृति ज्ञात करनी है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। लिखा है दोस्त, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। यहाँ पर प्यारे साथियों आपके सामने एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जब बी नंबर आकृति को देखते हैं, यहाँ पर जब आप बी नंबर को देखते हैं तो इसमें मिडिल में हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इसके स्थान पर क्या आएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस प्यारी सी बेहतरीन क्लास का। साथियों, यदि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो पीडीएफ के लिए हमने कई बार आपको बताया है क्या करना है। डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको डेली के बेसिस पर जो क्लास होगी उसकी पीडीएफ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और करंट अफेयर से संबंधित जो इशू होंगे वो आपके सामने साझा किए जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। बिना किसी बातों को करते हुए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एक विशिष्ट कोड भाषा में थैंक्स को ये लिखा जाता है, तो रेग्रेड का कोड क्या होगा। तो साथियों सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे। इनको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर THA, उसके बाद क्या है NKS। ठीक है, ये हो गया हमारा थैंक्स। एक मिनट, ये हो गया हमारा थैंक्स। और इसको साथियों जो लिखा गया है वो लिखा गया है SKN। क्या लिखा है दोस्त, उसने लिखा है SKN। और उसके बाद क्या लिखा है THA। ठीक है, इस तरह से लिखा गया है THA। ये प्यारे दोस्तों थैंक्स को लिखा जाता है। तो कोड हमें किसका बताना है, आप बताएंगे सर रेग्रेड का कोड। ठीक है, किसका, रेग्रेड का। REG और उसके बाद RET। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, REG RET। साथियों कोड तो इसी में छिपा है, बस आपको पहचानना है। ये वही प्रश्न है जिसमें आपको अपनी शक्ति पहचाननी है कि कहाँ से हम इस कोड को निकाल सकते हैं। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना होगा इस प्रश्न के बारे में। लास्ट के जो 3 लेटर हैं, गौर से देखो साथियों, लास्ट के ये जो 3 लेटर हैं ये पीछे से शुरू करते हुए इन लोगों के द्वारा लिखे गए हैं, यानी एग्जामिनर के द्वारा पीछे से शुरू करते हुए लिखे गए हैं लास्ट के 3 लेटर। इस बात को याद रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट के 3 लेटर पकड़ेंगे और इनको पीछे से शुरू करते हुए यहाँ पर आगे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, हम TER लिखेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जैसे SKN इन्होंने लिखा है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे TER। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। हम लिखेंगे TER और इसके बाद क्या है दोस्तों THA एज इट इज, यानी कि शुरुआत के 3 लेटर एज इट इज लिख देने हैं। तो उसको क्या हो जाएगा, हमारा REG हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो इसका जो कोड आएगा प्यारे साथियों, इसका जो कोड आएगा वो आप लोगों में TER REG विकल्प नंबर 3 आ जाएगा। तो बताइए जल्दी से, क्या आपको ये समझ में आया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्त, मात्र सेकंडों का क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे। आप लोगों का जो उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प नंबर 3। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है। दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था और इसका बहुत ही प्यारा सा उत्तर एग्जामिनर के द्वारा माना गया है। तो मैंने सोचा कि इस प्रश्न को भी आप लोगों के साथ साझा कर दिया जाए। हो सकता है कि ये प्रश्न आपसे यूपी पुलिस पूछ ले। ठीक है दोस्तों, बोला गया है धन का संबंध अगर दुरुपयोग से है तो लेखन का संबंध किससे होगा। भाई आप सोच ही नहीं सकते हैं कि लेखन का संबंध किससे होगा। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, अभी रिसेंटली एग्जामिनर ने पूछा है इसको। बोला है धन का संबंध किससे है, तो उसने बताया है दुरुपयोग से। दुरुपयोग मतलब जो उपयोग जो होता है वो बेकार रूप से करना, यानी कि दूसरे प्रकार से कह सकते हैं जो अनर्गल खर्चा बोलते हैं जिसको अपनी देसी भाषा में, उसी प्रकार से धन का क्या करते हैं हम दुरुपयोग करते हैं। तो साथियों हम लेखन के साथ क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताओ। जिस प्रकार से हम धन का दुरुपयोग करते हैं ठीक उसी प्रकार से लेखन के साथ क्या कर सकते हैं, बताइए। धोखा कर सकते हैं, साहित्य चोरी कर सकते हैं, या फिर चोरी कर सकते हैं, या फिर अशुद्धि कर सकते हैं।
दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे। देखो जब हमारे पास ज्यादा धन हो जाता है, कोई व्यक्ति जब ज्यादा अमीर हो जाता है, वो क्या करता है, पैसे को पानी की तरह बहाता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई एक महान लेखक बन जाता है, जब कोई एक अच्छा लेखक बन जाता है लेखन करते करते, तो उस लेखक की क्या होते हैं, उस लेखक की जो साहित्य होता है वो चोरी होने लगता है। इस बात को याद रखेंगे। तो जो छोटे छोटे नए नए लेखक आपके मैदान में उतर कर आते हैं, वो उसी लेखक के साहित्य को चोरी करके तोड़ मरोड़ के साहित्य में प्रस्तुत करते हैं। तो लेखन का संबंध जो होगा वो प्यारे दोस्तों साहित्य चोरी से बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। किससे बनेगा, साहित्य चोरी से बनेगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, अभी रिसेंटली एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। दोस्तों यहां पर आपके सामने महासागर है, कुआं है, टैंक है और झील है। तो इनमें से बताइए विषम क्या हो जाएगा, जल्दी से बता देंगे। आप बोलेंगे सर इस पर जो विषम आएगा वो क्या आएगा, महासागर, क्या आएगा कुआं, क्या आएगा टैंक या फिर झील। तो दोस्तों अगर बात करते हैं यहां पर, अगर यहां पर बात करते हैं तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो विषम बनेगा, टैंक। क्या बनेगा, टैंक। दोस्तों देखो टैंक की बात करते हैं तो टैंक का प्रयोग, टैंक का जो प्रयोग है वो कई प्रकार से किया जा सकता है। कैसे दोस्तों, पानी को ले जाने में, सामान को ले जाने में, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा इसका प्रयोग किया जाता है पेट्रोलियम को ले जाने में। किसके हो दोस्तों, याद रखेंगे, जो हमारा पेट्रोलियम होता है, जो हमारा पेट्रोलियम होता है, तो पेट्रोलियम को ले जाने में भी इसका प्रयोग होता है। लेकिन भाई महासागर में केवल पानी होता है, कुआं में केवल पानी होता है और झील में भी केवल पानी होता है। तो हमारा उत्तर जो आएगा वो बनेगा टैंक। टैंक एक मानव निर्मित है कह सकते हैं, या फिर पानी का एक छोटा सा स्रोत है, यानी कि कम पानी एकत्रित कर सकते हैं टैंक में। जबकि कुआं में बहुत ज्यादा पानी होता है, महासागर में भी बहुत ज्यादा होता है, झील में भी बहुत ज्यादा होता है। कुआं, महासागर, झील कह सकते हैं प्राकृतिक है, लेकिन आपका जो विषम आएगा वो टैंक ही आएगा। इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, एक प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला गया है यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए और वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, जल्दी से बताइए। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूपी पुलिस 2018 ने इसको 3 शिफ्ट में पूछा था। दोस्तों कह रहा है कि जो पुलिस है, पुलिस को शिक्षक कहा जाता है और अपराधियों को कौन पकड़ता है। भैया अपराधी जो होते हैं जब अपराध करके भागते हैं, जो अपराधी होते हैं वो अपराध करके भागते हैं, तो हम इनको पकड़ने के लिए इसकी सहायता लेते हैं। आप बोलेंगे सर पुलिस को सहायता लेते हैं, किसकी, पुलिस की सहायता लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में तो पुलिस को उसने क्या कह दिया, शिक्षक कह दिया। क्या कह दिया, पुलिस को उसने शिक्षक कह दिया, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। आप बोलेंगे सर शिक्षक पकड़ेगा, जो कि हमारा विकल्प नंबर सी में दिया है। देखो पहली लाइन है पुलिस को शिक्षक कहा जाए, इस कारण जो अपराधियों को पकड़ेगा तो शिक्षक पकड़ेगा। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों ब्लड रिलेशन का एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। बोला है रमेश सुरेश भाई भाई हैं। जो रमेश है दोस्तों याद रखेंगे, जो रमेश है और जो सुरेश है ये आपस में क्या है, ये आपस में प्यारे दोस्तों भाई भाई हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। रमेश और सुरेश ये दोनों के दोनों भाई भाई हैं, इनके ऊपर प्लस लगा दो। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद आगे बोला है राखी और गीता आपस में बहने हैं। राखी और गीता आपस में बहने हैं। आगे बोला है रमेश का लड़का, देखो यहां पर देखो, रमेश का लड़का गीता का भाई है। जो भाई रमेश है इसका एक लड़का है, क्या है, इसका एक लड़का है, इसका एक लड़का है, वो किसका भाई है। आप बोलेंगे सर वो गीता का भाई है, प्रश्न में ही बोल दिया उसने, गीता का भाई है। इसके बाद पीछे की लाइन पढ़ो, अब बोला था पीछे राखी और गीता आपस में बहने हैं, तो राखी और गीता आपस में क्या है, राखी, यहां पर इसको हम रख देंगे राखी को, और ये आपस में हो जाएंगी प्यारे दोस्तों बहनें। अब प्रश्न को पढ़ो, बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। सुरेश कहां पर है भैया, सुरेश ये रहा, राखी कहां पर है, ये रही। तो इनका आपस में क्या संबंध है, इनका जो संबंध बनेगा वो भतीजी और चाचा का बनेगा। किसका, भतीजी और चाचा का। इस बात को याद रखेंगे, भतीजी और चाचा का संबंध बनेगा। तो विकल्प में भतीजी तो दिया नहीं है, हमें दिया गया है चाचा। ठीक है, चाचा दिया है, विकल्प नंबर बी चाचा हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, राखी और सुरेश में संबंध बनेगा चाचा भतीजी का, तो विकल्प नंबर बी चाचा दिया गया है, यही इसका सही उत्तर है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है। 1 मिनट यार, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गया था हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। हमें क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ना है। कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा, वह मेरी दादी के इकलौते बच्चे की बेटी है। वह मेरी दादी के इकलौते बच्चे की बेटी है। स्त्री का गीता से किस प्रकार से संबंध है। दोस्तों सबसे पहले गौर से देखो, एक महिला है, उसकी ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा।
गीता ने कहा मतलब किसने कहा, तो आप बोलेंगे गीता ने कहा, तो हम गीता को यहां पर रखते हैं। गीता ने क्या बोला है, वह मेरी दादी के इकलौते बच्चे, मेरी दादी मतलब गीता के एक पिता होंगे, ठीक है, गीता के पिता होंगे, और उसके बाद इनकी जब माता होंगी, इनके पिता की जो माता होंगी वो गीता की क्या बनेगी, वो गीता की दादी बनेगी। इस बात को याद रखेंगे, ये तो बनेगी गीता की दादी। तो कह रहा है क्या बोला है, मेरी दादी के इकलौते बच्चे, मतलब ये जो दादी है, एक मिनट, इनको माता के स्थान पर हम दादी लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर ये जो दादी है, दादी का इकलौता बच्चा कौन बनेगा, ये बनेगा भैया गीता का पिता। और कह रहा है इकलौते बच्चे की बेटी है, कौन है, वह महिला जिसकी ओर गीता इशारा कर रही है। तो गौर से समझो प्यारे दोस्तों, यहां पर इसकी बच्ची कैसे बनेगी, वो महिला इसकी बच्ची तब बन पाएगी, ये जो महिला है ये इसकी बच्ची तब बन पाएगी जब वो गीता की बहन बन जाए। गौर से समझ लेना है प्यारे दोस्तों। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ने बोला है महिला की ओर इशारा करते, मान लीजिए ये महिला है, इसकी ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा वह मेरी दादी, किसकी दादी, गीता की दादी के इकलौते बच्चे की बेटी है। स्त्री यानी कि ये जो महिला है गीता से लगा है गीता के साथ, से किस प्रकार संबंधित है, तो बोलेंगे एक ही पापा की दो बेटियां हैं, तो ये आपस में क्या होंगी, बहनें होंगी। और बहनें होंगी तो विकल्प नंबर सी में क्या दे रखा है, बहन दे रखा है। यही प्यारे दोस्तों हमारा सही उत्तर है, विकल्प नंबर 3 या फिर कह सकते हैं विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर है, बहन बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 सिटिंग अरेंजमेंट का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला है ABCDEFG और H 8 व्यक्ति हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो 8 व्यक्ति हैं प्यारे साथियों, इनको बिठाना इंपॉर्टेंट है। तो 8 व्यक्ति तो आसानी से हम बिठा देते हैं, कैसे आसानी से बिठा देते हैं, बीच में इस तरह से इन 8 लड़कों को हम यहाँ पर बिठा देते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे साथियों। हमने यहाँ पर इनके 8 लोगों को बिठा दिया। ठीक है, गौर से देख लो, ये आपके सामने सारे के सारे 8 के 8 बैठ गए, 8 के 8 बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ये भी बात सही है। बोला D A के दाएं दूसरा है और G के बाएं तीसरा है। जो D नाम का शख्स है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर थोड़ी सी भी लाइन आपने मिस कर दी तो आपका काम तमाम हो जाएगा। बोला D A के दाएं दूसरा है और G के बाएं तीसरा है। तो D नाम का जो शख्स है, जो D नाम का शख्स है वो A के दाएं दूसरा है। तो मैं अगर प्यारे दोस्तों A को यहां पर रखता हूं तो इसके दाएं दूसरा कौन है, इसके दाएं दूसरा जो बनेगा वो साथियों D बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। और G के बाएं तीसरा है, तो G नाम के शख्स के, किसके, G नाम के शख्स के बाएं तीसरा है D, इस बात को भी याद रखेंगे। अब इस लाइन को छोड़ दो, ठीक है, अब इस लाइन को छोड़ दो, अगली लाइन में आ जाओ। अगली लाइन ने क्या बोला है, जो B है B E के दाएं तीसरा है और A के एकदम दाएं है। B नाम का जो शख्स है, जो B नाम का शख्स दे रखा है वो E के दाएं तीसरा है। जो B नाम का शख्स है E के दाएं तीसरा और A के, ओहो, जो A के एकदम दाएं है, जो आता है जस्ट आगे आने वाले के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, ये देखो, जो A के एकदम दाएं है, जो A के एकदम दाएं है, B E के दाएं तीसरा है, जो A के एकदम दाएं है, जो कौन, E A के एकदम दाएं है, इस बात को याद रखेंगे। तो अगर हम E को एकदम दाएं बना देते हैं, E को एकदम दाएं बना देते हैं किसके, A के, तो दोस्तों इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पर जो बनेगा वो B बनेगा, क्योंकि बोला है B E के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो B नाम का शख्स E के दाएं तीसरे, पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर आ जाएगा B नाम का शख्स। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे साथियों हमसे बोला है C H के बाएं चौथा है। तो C नाम का जो शख्स है वो H के बाएं चौथा है, जो D का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो कौन, जो आता है जस्ट पीछे वाले के लिए, जस्ट पीछे कौन, H। तो H किसका पड़ोसी नहीं है भैया, ये D का पड़ोसी नहीं है। तो D का पड़ोसी नहीं है, H को हम यहां पर रख सकते हैं। और इसके बाईं ओर चौथा, H के बाईं ओर चौथा कौन है, C है। H के बाईं ओर चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो कौन आ जाएगा भैया, C आ जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद कोई एक बंदा और बच रहा है, कौन छूट रहा है जल्दी से देख लो, ABCDEF छूट रहा है, तो F को यहां पर रख देंगे। एक लाइन छूट रही तो F को बिठा लो। बोला निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बीच में सा बैठा है, बीच में सा बैठा है, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। करें निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बीच में सा बैठा है, बीच में सा किसके बैठा है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दया, किसके बीच में बैठा है, कौन सा जोड़ा है भैया, पहले सबसे पहले तो जोड़े देख लो, कौन सा जोड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है, क्या C A जोड़ा है, क्या C A जोड़ा है भैया, C यहां पर A यहां पर, ये तो जोड़ा है ही नहीं, तो इसको हटाओ। क्या C B जोड़ा है, हाँ C B जोड़ा है, C B जोड़ा हो सकता है। G C जोड़ा है, G C, G यहां पर है, C यहां पर है, तो ये भी जोड़ा नहीं है, इसको भी हटा दो।
ठीक है, इसको भी हटा दो। क्या जी एच जोड़ा है? भैया जी यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, ये भी जोड़ा नहीं है, तो इसको भी हटा दो। तो दोस्तों बोला कौन सा जोड़ा बीच में बैठा है या फिर कह सकते हैं साथ में बैठा है, तो जोड़ा कौन सा समझ में आ रहा है? आप बोलेंगे सर इतना प्रयास करने के बाद जो जोड़ा बना है वो सी और बी का बना है, और यही हमारा सही उत्तर बन जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। अन्य विकल्पों में कहीं भी कोई जोड़ा दे ही नहीं रखा है, इस कारण जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? याद रखेंगे आप लोग, ये बनेगा हमारा सी और बी, ये एक जोड़ा है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कुछ फ्लैट घर हैं, यानी कथन निष्कर्ष का अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। कुछ फ्लैट मान लेते हैं, कुछ इतने इतने से जो फ्लैट हैं, गौर से देखो ये फ्लैट का जो पार्ट है, इनमें से इतना इतना सा जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? घर है। इस बात को याद रखेंगे। तो G4 इसको हम घर बनाएंगे। कह रहा है सभी घर इमारत हैं, जितने भी घर आए हैं साथियों, यहां पर जितने भी घर हैं वो सारे के सारे I4 इमारत हैं। इस बात को याद रखेंगे। कह रहा है सभी इमारत उद्यान है। भैया अब बात आ गई यहां पर इमारत की, तो जितनी भी इमारतें हैं, जितनी भी इमारतें हैं वो सारी की सारी U4 उद्यान है। इस बात को याद रखेंगे। अब साथियों हमें पढ़ना है निष्कर्ष को। तो क्या दोस्तों कुछ फ्लैट उद्यान है? जल्दी से बताओ, क्या कुछ फ्लैट उद्यान है? जल्दी से बता सकते हैं आप लोग? कौन सा प्यारा योद्धा है जो बता सकता है? तो आप क्या बोलेंगे? सर देखो गौर से देख लो, उद्यान के लिए रेड सर्कल, फ्लैट के लिए यहाँ पर पर्पल सर्कल। तो क्या पर्पल सर्कल और रेड सर्कल संबंध बना रहे हैं? हाँ भैया बना रहे हैं। ये संबंध बन रहा है पर्पल और रेड का। ये तो भैया पर्पल का यानी कि एफ का जी का भी बन रहा है, एफ का आई का भी बन रहा है और एफ का यू का भी बन रहा है। तो फ्लैट के साथ कुछ भी आए वो सही होगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। बोले कुछ फ्लैट उद्यान है, सही है। आगे बोला सभी फ्लैट इमारतें हैं। क्या भैया सभी फ्लैट, क्या सभी F4 फ्लैट I4 इमारत के अंदर दिख रहे हैं? आप बोलेंगे सर नहीं दिख रहे हैं। तो नहीं दिख रहे हैं तो गलत कर दो। हो सकता है हो जाए, हो सकता है एक भी ना हो, तो भैया हमें क्या करना है इससे? तो दोस्तों ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी फ्लैट इमारत नहीं है, तो गलत है। अब बोलेंगे आप लोग केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, और यहां पर विकल्प नंबर बी यानी विकल्प नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे। बोला यदि टी का अर्थ माइनस यू का अर्थ गुणा वी का अर्थ प्लस है और डब्ल्यू का अर्थ क्या है? डब्ल्यू का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। इसका मान बताना है, क्या मान होगा? चलिए बता देते हैं। यहां पर सबसे पहले तो आप लिख लो 85। वी का जो मतलब बोला है, वी का अर्थ प्लस है, तो वी के अर्थ में प्लस लगा दो। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। वी का अर्थ प्लस हो गया हमारा। इसके बाद क्या है? इसके बाद 67 है, 67 लिख दो। डब्ल्यू का अर्थ क्या है? डब्ल्यू का अर्थ लास्ट वाली लाइन में माइनस दे रखा है, तो 11 कर दो। ठीक है, इसके बाद क्या है? टी है। टी का अर्थ क्या है? भाग है। टी का अर्थ भैया भाग है, और यहां पर कर दो 66। ठीक है, इसके बाद यू का अर्थ क्या है? यू का अर्थ गुणा है, तो यहां पर कर दो गुणा में 216। इस बात को याद रखेंगे। अब प्यारे साथियों इसको सॉल्व करना है आसानी से। कैसे करेंगे? तो भैया 85 जो है उसको शांति से प्लस में रहने दो, और 67 को यहां पर माइनस में कर दो, और बटे में करो 11/66। ठीक है, 11/66 गुणा में क्या हो जाएगा? 216। ठीक है, देखो यहां पर अच्छे से देख लेना है प्यारे दोस्तों। तो आप क्या करेंगे? 11 छके 66, 6 से काटेंगे 16 जो कटेगा, ये जो 216 ये कटेगा 36 बार में, क्योंकि 36 छक्के 216 होता है। तो अब क्या बोलेंगे आप लोग? भैया ये दोनों प्लस के हैं, इनको जोड़ लो। पहले इनको जोड़ोगे तो 7 5 12 8 6 14। ठीक है, 7 5 12 8 6 14 1 15, तो 152 में से चला जाएगा ये वाला 36, ये क्योंकि माइनस का है, ये माइनस आया था, तो इसके बाद के सारे माइनस आएंगे। तो 152 में से 36 घटाओगे तो साथियों जो उत्तर आएगा वो 116 आएगा। क्या आएगा? 116, जो कि विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। यही हमारा सही उत्तर है। ठीक है, आप जब इसको बोर्ड मास का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे तो उत्तर जो आएगा वो आएगा 116। ठीक है दोस्त, आपको पेन चलाना पड़ेगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला क्वेश्चन हमारे पास 10 नंबर का क्वेश्चन है, कैलेंडर का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। बोला है साथियों यदि क्रिसमस 2019 बुधवार को पड़ता है तो 2021 का पहला दिन कौन सा होगा? साथियों क्रिसमस को याद रखो कब होता है। सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए, क्रिसमस जो होता है वो दोस्तों 25 दिसंबर को होता है। कब होता है? 25 दिसंबर को। और दोस्तों यहां पर देखो 2019 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 2019 की। तो 25 दिसंबर 2019 जो दिन दे रखा है वो हमें दे रखा है बुधवार। क्या दे रखा है साथियों? बुधवार दे रखा है। इस बात को याद रखेंगे, क्या दे रखा है? बुधवार। इसके बाद अब क्या करना है? अब आप बोलेंगे हमें 2021 का पहला दिन, यानी कि बताना है 1 जनवरी। क्या बताना है? 1 जनवरी 2021 बताना है। क्या बता सकते हैं आप लोग? आप बोलेंगे हाँ चलिए बताते हैं। कैसे बताएंगे? दोस्तों यहां पर देख लो, आपके सामने 2019 में कितने दिन शेष बचे हैं। तो आप बोलेंगे सर 25 दिसंबर तक पहुंच चुके हैं और दिसंबर 31 दिनों का होता है, तो यहां पर जो दिन बचे हैं वो आपके केवल 6 दिन बचे हैं। ठीक है, तो बुधवार में 6 दिन जोड़ो, बुधवार में 6 दिन जोड़ो जल्दी से। तो हम 2000 यहां पर निकाल लेंगे 2020 का 1 जनवरी, जो 1 जनवरी होगा
उसका दिन निकाल लेंगे, ठीक है। 1 जनवरी 2020 का दिन निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 6 दिन जोड़ देंगे तो 6 दिन ही बचे हैं, तो 1 जनवरी 2020 का दिन कौन सा आ जाएगा भैया, बुध में 6 जोड़ोगे तो हमारा आएगा मंगलवार। क्या आएगा साथियों, मंगलवार आएगा, इस बात को याद रखोगे, ठीक है। यहाँ पर मंगलवार आ जाएगा। देखो 25 को हो जाएगा आपका बुधवार, 26 को बृहस्पति, 27 को क्या हो जाएगा आपका बृहस्पति के बाद आपका शुक्र, फिर शनिवार 28 को, उसके बाद 29 को हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे शनिवार, ठीक है। देखो बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार और सोमवार और मंगलवार, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 26, 27, 28, 29, 30 और 31, तो ये तो मंगलवार हुआ, ठीक है। 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है दया यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई, देखो चेक करो। तो बुधवार में क्या करना है, हमें 6 जोड़ना है। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास है 25, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 25 के बाद क्या आया 26। देखो 25 को बुध था तो गुरुवार, मतलब यहाँ पर आया 26, फिर 27 को शुक्रवार, 28 को क्या हो जाएगा हमारा शनिवार, और 29 को हो जाएगा रविवार, और 30 को हो जाएगा सोमवार, 31 को हो जाएगा क्या, तो बोलेंगे मंगलवार। लेकिन हमें तो 1 जनवरी निकालना था, तो भैया यहाँ पर बुधवार आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 जनवरी का जो दिन बचेगा वो हमारा बुधवार आना चाहिए। यहाँ पर हमने मंगल का ही रख दिया यार, कुछ तो गड़बड़ कर दी है, ठीक है। यहाँ पर जो दिन आएगा ये हमारा आएगा बुधवार, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। क्या आएगा साथियों, ये 1 जनवरी, यहाँ पर 1 जनवरी 2020, ये दिन कौन सा आएगा, बुधवार आएगा। एक बार फिर से चेक करो यार, कहीं पर गड़बड़ कर दी है क्या। देखो 25 के बाद आता है 26, 26 के बाद आता है 27, 27 के बाद आता है 28, 28 के बाद आता है 29, 29 के बाद आता है 30, 30 के बाद आता है 31, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर रेड कलर से, बुध के बाद गुरु, शुक्र, शनि, रवि, उसके बाद क्या हो जाएगा सोम, मंगल। तो 1 जनवरी को आपका बुध आएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। 1 जनवरी 2020 को बुधवार आएगा। तो अब निकालना है हमें क्या, यहाँ से तो आसान हो जाएगा। 1 जनवरी 2020 का बुधवार पता चल गया, तो अब तो निकालना है हमें 1 जनवरी 2021 का। और ये कैसे निकालते हैं भैया, एक वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो जब एक विषम दिन होता है तो इसमें एक ही तो जोड़ना है। बुध में 1 जोड़ेंगे तो हमारा गुरु आ जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। ये कैसे किया हमने भैया, यहाँ पर एक साल में टोटल 365 दिन होते हैं। जब हम 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक जाएंगे तो टोटल 365 दिन मिलेंगे। वहाँ पर 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और उसी रिमाइंडर 1 को हमने बुधवार में जोड़ा है। तो हमारा जो उत्तर आया है वो साथियों क्या आया है, आप बोलेंगे सर गुरुवार आया है, विकल्प नंबर 4, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 को बोलेंगे, कह रहा लड़कों की एक पंक्ति में के बाएं से 5वां है, तो जो के नाम का शख्स है वो बाएं दिशा से कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। इस बात को याद रखेंगे। और आर दाएं से 6वां है, तो आर नाम का जो शख्स है, आर नाम का शख्स वो दाएं से 6वां है, तो आर नाम के शख्स को हम दाएं से कितना बना देंगे, 6वां बना देंगे। कह रहा दोस्त जब वे दोनों आपस में अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं। देखो जो के था वहां पर आ गया आर, और जहां पर आर था उसके स्थान पर आ गया के। तो कह रहा है जब उन्होंने अपना स्थान बदला तब के बाएं से 13वें स्थान पर हो गया, मतलब बाएं से ये कितने पर हो गया भैया, 13वें स्थान पर हो गया, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। कह रहा है पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, आसान क्वेश्चन है भैया, ये तो आसान है ना। तो आप बोलेंगे हाँ सर, कैसे बताएंगे। देखो ये के नाम का शख्स है, इसकी पीछे से कंडीशन 6 थी और आगे से कंडीशन 13 हो गई। अब शख्स क्या है, एक तरफ से के नाम की यानी कि लेफ्ट से उसकी कंडीशन दे रखी है, फिर राइट से दे रखी है, और भैया शख्स तो एक ही है इसलिए एक घटाएंगे। तो जब एक व्यक्ति की 2 प्रकार से कंडीशन दी जाती है तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर लेते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि भैया व्यक्ति तो एक ही है, व्यक्ति एक है, उसकी 2 पोजीशन दे रखी है, इसलिए 1 माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहां पर लेफ्ट से उसकी दे रखी थी 13, राइट से दे रखी थी 6, दोनों को जोड़ करके 1 घटा देंगे। तो दोस्तों 13 6 19, 13 6 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और दोस्तों 13 6 जब 19 होगा 1 घटेगा तो 18। टोटल जो पंक्ति में व्यक्ति आएंगे वो आपके 18 आएंगे। कितने आएंगे, 18 आएंगे। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 12वें नंबर का, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन में बोला है आकृति ए और सी के आधार पर उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति बी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यह प्रश्न चिन्ह है दोस्तों, इसके स्थान पर ज्ञात करना है। तो ए नंबर को पहले देख लो, आसपास के कुछ नंबर दे रखे हैं और बीच में एक बड़ा नंबर है, यानी कि आसपास के नंबरों का प्रयोग करके हमें बीच का नंबर प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, गौर से समझ लेना है, एक बार देखेंगे एक बार में ही समझ में आ जाएगा। इस 5 को पकड़ो, इस 7 को पकड़ो, इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, और ऊपर वाले 6 को इनमें से जोड़ दो, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो आप बोलेंगे 7 पंचे 35 और ऊपर वाला 6 जोड़ेंगे तो 35 6 41 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखो, इसके बाद फिर देखने जाओगे तो आप बोलोगे सर नीचे नीचे के 9 को पकड़ो और 7 को पकड़ो, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे।
यहाँ पर पहले पीछे चेक कर लो सी नंबर में, ठीक है, बी को बाद में देखेंगे। सी में चेक करो क्या यही फॉर्मूला लग रहा है। 11 गुणा 9 क्या करना है दोस्त, हमें करना है 11 गुणा में 9। एक मिनट दया, क्या करना है 11 गुणा में 9 करना है, और उसके बाद में ऊपर वाली संख्या जो है उसे जोड़ना है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो 11 9 99 और प्लस में करेंगे 10, तो हमारा हो जाएगा 109, ठीक है। ये तो हमारा फॉर्मूला फिट हो रहा है, बीच में देखो 109 आ भी गया है। तो दोस्तों यही लॉजिक का प्रयोग कर देंगे, 9 का गुणा 7 में करेंगे, 9 गुणा 7 और प्लस में ऊपर वाली संख्या जो दे रखी है वो 8 इसमें कर देंगे। तो 9 सत्ते हो जाएगा 63 और 63 में 8 जुड़ेगा, तो साथियों 8 3 11 यानी 6 1 7, तो 71 आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क होगा, इस क्वेश्चन मार्क का जो स्थान लेगा वो हमारा 71 लेगा, और 71 जो दे रखा है विकल्प नंबर 1 में दिया गया है, यही इसका सही उत्तर है साथियों, ठीक है। 71 हमारा कहाँ पर है, विकल्प नंबर 1 में है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 है। बोला गया है संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। संख्या 6 को देखो, एक तो संख्या 6 यहाँ पर है, एक संख्या 6 यहाँ पर है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लगा दो। क्या लगा दो दोस्तों, जो विकल्प होंगे वो आप लोगों के 6 के साथ में जो भी नंबर दिख रहा होगा वो कभी भी उसका अपोजिट नहीं बन सकता है। 6 के साथ में जो भी नंबर दिख रहा होगा वो कभी भी अपोजिट नहीं बन सकता है। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि साथियों जो पासा होता है, जो डाइस होता है, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, ना तो कभी विपरीत फलक एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। तो भैया जो 6 के साथ में दिख रहा है वो नहीं बनेगा, देखो 4 वाला गलत हो जाएगा। जो 6 के साथ में दिख रहा है 2 दिख रहा है, नहीं बनेगा, 2 वाला भी गलत हो जाएगा। 6 के साथ में 5 भी दिख रहा है, विकल्प में भी है, नहीं बनेगा। अब क्या बचा है, आप बोलेंगे विकल्प नंबर बी, जो 6 का अपोजिट बनेगा वो 1 बनेगा। इस बात को याद रखेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक होती है दोस्त। या तो आप पकड़ो फिर घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, उस तरह से करोगे, या फिर ऐसे कर लो, तो ये आसान है, इस बात को याद रखेंगे। तो उत्तर क्या बनेगा, विकल्प नंबर बी, 1 आपका अपोजिट बनेगा। 6 का अपोजिट क्या बनेगा, 1 बनेगा, यही इसका सही उत्तर है। चलिए चलते हैं साथियों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर दे रखा है दोस्तों 14। बोला है यदि कोई व्यक्ति आज 20 दिसंबर 1998 को अपना जन्मदिन मनाता है, तो अगला जन्मदिन वह सप्ताह के किस दिन मनाएगा। यानी कि दोस्तों हमें एक डेट दे रखी है, क्या दे रखी है, तो आप बोलेंगे सर 20 दिसंबर की डेट दे रखी है, ठीक है। हमारे पास एक मिनट, यहां पर हमारे पास 20 दिसंबर की एक डेट दे रखी है, ये रहा 20 दिसंबर और 1998। यहां पर कोई व्यक्ति है वो अपना जन्मदिन मना रहा है। बोला है कोई व्यक्ति आज मतलब 20 दिसंबर 1998 को अपना जन्मदिन मनाता है, तो अगला जन्मदिन वह सप्ताह के किस दिन मनाएगा। ओहो, ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर ये जन्मदिन दे रखा है लेकिन इसमें दिन नहीं दिया गया किस दिन मनाएगा। उसने सीधा बोला है कोई व्यक्ति है वो आपका 20 दिसंबर 1998 को जन्मदिन मनाता है, तो अगला जन्मदिन यानी कि 20 दिसंबर याद रखेंगे 1999, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब मनाएगा ये बताना है दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है अगला जन्मदिन सप्ताह के किस दिन, मतलब क्या बताना है भैया, दिन बताना है 20 दिसंबर 1999 का। 20 दिसंबर 1999 का क्या आप दिन बता सकते हैं, जल्दी से बताओ। यहां पर दिन तो दे नहीं रखा है, तो हमें दिन ही तो बताना है। बोला सप्ताह के किस दिन मनाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, याद रखेंगे, हमें निकालना है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल 20 दिसंबर 1999 से, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके लिए दोस्तों जो हमने ट्रिक बताई थी वही फॉर्मूला काम करेगा आप लोगों को। यहाँ पर आपको केवल 4 कोड याद रखने हैं, 100 का, 100 के बाद 200 का, 200 के बाद हमें 300 का, 300 के बाद साथियों 400 का, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो इसको याद रखेंगे 0 1 3 और 5, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इस तरह का कोड होता है ये, और इसी कोड के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो जनवरी में देख लो, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर साथियों हम देखेंगे जनवरी का कोड कितना होता है, सीधे कोड लिख दें, जल्दी से बताओ। J4 जनवरी कोड होता है 3, F4 फरवरी, चूंकि 1999 है तो कोड 0 हो जाएगा। M4 मार्च का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 31 का होता है। उसके बाद अप्रैल का 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अप्रैल के बाद मई का 3 हो जाएगा। J4 जून का 2 हो जाएगा। J4 जुलाई, ठीक है, जुलाई का 3 हो जाएगा। A4 अगस्त का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर अगस्त के बाद सितंबर का 2 हो जाएगा। उसके बाद अक्टूबर, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, अक्टूबर का भी 3 हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर के बाद दिसंबर, ठीक है, नवंबर का 2 और दिसंबर में जाना था 20 तारीख तक, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो अब क्या करना है, इनको छोटा रिमाइंडर बनाना है। छोटा कैसे बनाएंगे भैया,
देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तरका 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, तिछंग 18, तिछंग 18 हो गया। 18 18 18 18 18 दो 20, 20 20 दो 22, 22 दो 24, ठीक है 24 हो गया। तो ये तो 3 से पूरा पूरा कट रहा है, 24 तो 3 से पूरा पूरा कट रहा है, मतलब कि रिमाइंडर 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 हो गया। इसके बाद 20 दो 22, 20 दो 22, 3 से काटोगे 3 सत्ते 21, जो टोटल रिमाइंडर आएगा साथियों वो हमारा 1 आएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। फिर से चेक कर लो, ये रिमाइंडर अगर गड़बड़ हो गया तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 8, 3 11, 2 13, 3 16, 3 19, 2 21, 3 24, ठीक है। ये तो 0 हो गया। और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, 20 दो 22, 21 चला जाएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है दोस्त। अब हमने 20 दिसंबर 1999 के सारे दिन काउंट कर लिए हैं। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने 20 दिसंबर 1999 के सारे दिन काउंट कर लिए तो बताओ यहाँ पर कितने साल बचे। आप बोलेंगे सर सब 1999 के दिन खत्म हो गए, तो साल तो बचे केवल 1998। बताइए जल्दी से, आप क्या बोलेंगे, सर 1998 साल बचे। और 1998 साल को बस याद रख लेना है दोस्त, अगर कहीं भी मिस्टेक कर दी तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो क्या 1998 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1600, याद रखा है 1600 प्लस में 300, ठीक है। 300 के बाद फिर 98, 98 के बाद 98 सालों में आने वाले लीप वर्ष कितने होंगे, 4 से भाग लगाओगे, 24 चौके 96, तो 24 लीप वर्ष। और दोस्तों उसके बाद में ये जो एक रिमाइंडर रह गया, इसको बस छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ना है भैया, ठीक है। 1600 का देखो 4 का मल्टीपल होता है 1600, 400 का कोड 0 है, तो भैया 1600 का तो 0 कोड हो गया। 300 का कोड अभी ऊपर लिखवाया है कितना, 1 होता है। 98 को 7 से भाग लगाओ, 14 सते 98, मतलब 0 रिमाइंडर। यहाँ पर 24 को 7 से भाग लगाओ, 7 तिया 21, मतलब 3 रिमाइंडर, ठीक है। 21 के बाद 24 होता है तो 3 रिमाइंडर, उसके बाद 1। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखो आप लोग, अब यहाँ पर देखो टोटल कितना हुआ, 1 1 3 4 1 5। तो यहाँ पर जो कोड आया है वो 5वां दिन आया है, कितना 5वां। और 5वां के लिए साथियों याद रखना है आप लोगों को, जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर में पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन आपका कौन सा बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, 5वां दिन शुक्रवार। तो दोस्तों हमें 5वां दिन ज्ञात करना था। देखो ये दे रखा है विकल्प नंबर डी। प्यारे दोस्तों गौर से देख लो, जो विकल्प नंबर डी है शुक्रवार 5वां दिन आया है, तो यहां पर हम शान से लिख देंगे, जान से लिख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा शुक्रवार सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस बात को याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। उसने बोला आज कोई व्यक्ति है 20 दिसंबर 1998 को अपना जन्मदिन मनाता है, तो अगले वर्ष सप्ताह के किस दिन मनाएगा, और पहले में दिन दिया नहीं। तो कहने का मतलब उसने सीधा सा पूछा है 20 दिसंबर 1999 में कौन सा दिन होगा, और वो दिन कौन सा होगा भैया, अभी सर्च कर लो गूगल, शुक्रवार आएगा। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों 15 नंबर का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोला नीचे दिए गए आरेख में एक्स का मान, ओहो एक्स यहां पर दे रखा है। आज के प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, तो कोई भी मेरा मित्र यहां पर क्लास को स्किप करके नहीं जाएगा। आज की क्लास से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बोला है नीचे दिए गए प्रश्न में एक्स का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे जल्दी से बताओ। तो साथियों इसको हम सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेंगे। कैसे, सेक्शन वाइज, गौर से समझ लेना है, 1 मिनट। सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो यहां पर सेक्शन वाइज ऐसे करेंगे, देखो ऐसे चलते जाएंगे। पहला सेक्शन हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा सेक्शन जब बनेगा तो वो दूसरा सेक्शन हमारा यहां पर बनेगा, ठीक है। दूसरा सेक्शन यहां पर बनेगा। इसके बाद अब हम बनाएंगे तीसरा सेक्शन। तीसरा सेक्शन बनाने जाएंगे तो सर तीसरा सेक्शन हमारा यहां पर बनेगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद देखो, इसके बाद अब बनाएंगे हम चौथा सेक्शन, और 1 मिनट, जो चौथा सेक्शन होगा वो साथियों यहां से बनेगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, यहां से। तो गौर से समझते जाना है दोस्तों, जो उत्तर आएगा वो आसानी से आ जाएगा, बस समझते जाना है। सेक्शन नंबर 1 इसको दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं, इसको नंबर 3 दे देते हैं, ताकि प्रश्न करना आसान हो जाए, ठीक है। ये हमारा 4 नंबर का है। तो अब सेक्शन नंबर 1 को देखो, ठीक है साथियों। यहां पर 1 नंबर को देखो, हमें क्या करना है, एक आपके लेफ्ट में संख्या, एक आपके राइट में संख्या है। तो हमें क्या करना है, जो यहां पर ये संख्या दे रखी है, जो सम संख्या है, इसको हमें डबल कर देना है, ठीक है। इस वाली संख्या को डबल कर देना है, इस बात को याद रखेंगे। यानी कि जैसे ही हम यहां पर इस संख्या को डबल करेंगे, जैसे ही इस संख्या को हम डबल करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 8 और गुणा में 4, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। इसको डबल करके मल्टीप्लाई भी करना है। इसको डबल करके 2 को डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौके 32। देखो बीच की संख्या 32 ही तो दे रखी थी ना। आप बोलेंगे हाँ सर दे रखी थी। इसके बाद नीचे वाले 3 नंबर पे आओ। अभी 2 को हमें चेक नहीं करना है, पहले लॉजिक पता करना है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये 1 दे रखा है, इसको डबल करेंगे। तो 5, 1 को डबल करके 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया,
भैया बीच में 10 ही तो है, 10 ही तो है दादा। आप बोलेंगे हाँ सर है। इसके बाद यहाँ पर आओ सेक्शन नंबर 4 में, 4 में आएंगे तो दोस्तों इस संख्या को डबल करेंगे, इसको डबल करेंगे 6 को, 6 को जब डबल करेंगे तो साथियों आप क्या बोलेंगे, सर यहाँ पर 6 को डबल करेंगे तो क्या होना चाहिए, आप बोलेंगे 6 दूनी 12, मतलब 7 का गुणा 12 में 12 सते 84 हो जाएगा। तो दादा देखो बीच में 84 दिया गया है, गौर से देख लो, थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लो, ये 84 दिया है। तो अब इस आधार पर हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये लॉजिक लग जाएगा। कहने का मतलब हमें इसको डबल कर देना है, तो क्या बोलेंगे 4 गुणा 3 दूनी 6, 6 चौके 24। तो जो x होगा, x का जो स्थान लेगा वो हमारा लेगा विकल्प नंबर 1 24। ठीक है, विकल्प नंबर 1 24 लेगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है। बोला निम्नलिखित प्रश्न में अगली आकृति क्या होगी। अगली आकृति क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बस ये बताना है। तो बता सकते हैं आप लोग, भैया आसान है ना। देखो यहाँ पर नंबर 1 दे दो, यहाँ पर नंबर 2 दे दो, यहाँ पर नंबर 3 दे दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नंबर 4, नंबर 4 ज्ञात करनी है। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भैया। नंबर 1 का जो संबंध है वो नंबर 2 से है। कैसे है, गौर से देखो, एक सर्कल था, उसके 4 कट थे पहले नंबर में, तो दूसरे में क्या कर दिया उसने, सर्कल को रहने दिया लेकिन बीच के कट गायब करके बीच में एक और सर्कल लगा दिया। तो हम क्या करेंगे, ये एक वृत्त है, वृत्त को वृत्त माफी चाहेंगे, एक स्क्वायर है, स्क्वायर को स्क्वायर रहने देंगे। और इसके बाद इसके विकर्ण भी काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके विकर्ण काट रहे हैं। लेकिन विकर्ण काटने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर और यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इस बात को याद रखेंगे। कॉर्नर में टच होना चाहिए, क्योंकि विकर्ण बन रहे थे, विकर्ण बन रहे थे, ना कि हमें भुजाओं के मध्य से। तो देखो यहाँ पर भुजाओं के मध्य से लास्ट वाली आकृति गलत हो जाएगी, ये तो सरासर गलत है। इसके अंदर की भी मिल रहे हैं तो ये भी गलत है। ये दोस्तों थोड़ी सी लंबी पतली सी दे रखी है, ये गलत है। आपका उत्तर बनेगा पहले नंबर की आकृति। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, पहले नंबर की आकृति बिल्कुल सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है निम्नलिखित आकृति में से विषम आकृति की पहचान करें। यहाँ पर प्रश्न में कुछ आकृतियां दी गई हैं, इनमें से हमें विषम बतानी है। क्या बतानी है, ओड ज्ञात करनी है, कौन सी ओड हो जाएगी। तो बता सकते हैं भाई, बता सकते हैं। देखो नंबर एक तीनों आकृतियां संबंध बना रही हैं। नंबर 2 केवल 2 ही आकृतियां संबंध बना रही है, ये वाली आकृति का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर भी तीनों आकृतियां नंबर 3 में संबंध बना रही हैं। ठीक है, तीनों आकृतियां संबंध बना रही हैं। नंबर 4 को देखो, सभी आकृतियां आपस में संबंध बना रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। नंबर 5 को देख लो भैया, इसमें भी सभी क्रॉस कर रही हैं, लेकिन क्रॉस कहाँ पर नहीं कर रही हैं, वो नहीं कर रही हैं विकल्प नंबर 2 में। तो इस कारण हमारा विकल्प नंबर 2 क्या बन जाएगा, ऑड यानी कि विषम बन जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। वही तो पूछा कौन सा विषम है, विकल्प नंबर 2। अगले प्रश्न में आ जाओ। चुटकियों में उत्तर आते जाएंगे, देखते रहना। ठीक है, चुटकियों में आते रहेंगे। देखो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में अगली आकृति ज्ञात करो। यहां पर एक बार और जोड़ लो, इसमें से हमें एक और आकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, यहां पर जोड़ लो आप लोग, और इसमें से एक और आकृति ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क बना लो ऐसे। अगली आकृति बतानी है, तो बताओ कौन सी आएगी। आप क्या बोलेंगे सर, गौर से देख लो। आप बोलेंगे यहाँ पर पंचभुज है, इसमें भी पंचभुज है, इसमें भी पंचभुज है, इसमें भी पंचभुज है। तो कहने का मतलब कायदे से सबसे पहले तो यहाँ पर एक पंचभुज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पंचभुज आना चाहिए। तो हमने तो पंचभुज बना दिया, बनाने में तो कोई देर ही नहीं लगती है। इसके बाद अब गौर से इतना सा देखो दोस्त, अब यहाँ पर एक बात देखो, सर्कल लगा है इस कॉर्नर पर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। सर्कल कहाँ पर है, इस कॉर्नर पर है। एक कॉर्नर को छोड़ करके दूसरे कॉर्नर पर दूसरी वाली आकृति में आया है, फिर एक कॉर्नर को छोड़ करके तीसरे कॉर्नर पर इस आकृति में आया है, फिर उसके बाद इस कॉर्नर को छोड़ करके, गौर से देख लेना है, ये वाला कॉर्नर छोड़ करके इस वाले कॉर्नर पे आया है। तो अब जब यहाँ पर था तो हमें ये कॉर्नर छोड़ देना है और ऊपर वाले कॉर्नर में सर्कल लगा देना है। ऊपर वाले में लगाओगे तो देखो ऊपर वाले में केवल विकल्प नंबर सी में दिखाई दे रहा है, इस कारण हमारा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों जो सर्कल लगेगा वो हमारा विकल्प नंबर सी ऊपर लगेगा, इस बात को याद रखेंगे। एक को छोड़ करके एक में लग रहा था, इस कारण गौर से देख लो एक बार फिर से, यहाँ पर लगा है तो ये वाली तो छूट जाएगी, ऊपर लगेगा। ठीक है, ऊपर लगेगा तो देखो यहीं पर विकल्प नंबर सी में है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। बोला गया है दोस्तों निम्नलिखित में से 4 अक्षर समूहों में से 3 निश्चित तरीके से समान है जबकि एक असमान है, असमान का चयन करें। असमान कैसे देखेंगे भैया, प्लेस वैल्यू से। ये 5 पर है, आई 9 पर होता है, ओ 15 पर होता है। ठीक है, ई 5 पर होता है, आई 9 पर होता है, ओ 15 पर होता है, इस बात को याद रखेंगे। पी 16 पर होता है, टी 20 पर होता है, और वाई आपका 25 पर होता है। वाई को देखेंगे तो अभी देखा 25 पर होता है। ठीक है, इसके बाद देखो सी आपका कितने पर होता है, सी भैया 3 पर होता है। ठीक है, सी 3 पर होता है। आई कितने पर, 9 पर होता है। डी कितने पर होता है, तो 4 पर होता है। एच कितने पर, 8 पर होता है। उसके बाद 14 पर क्या है, एन होता है। ठीक है, अब देखो विषम कैसे ज्ञात करेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर देखो भैया, पहली आकृति 4 का अंतर है, दूसरी आकृति 6 का अंतर है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे।
यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं हमारे पास, जो अक्षर दे रखे हैं, पहले अक्षरों में 4 का अंतर है, ठीक है, दूसरे अक्षरों में 9 6 15 मतलब 6 का अंतर है। यहाँ पर देखो 16 4 20 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 20 5 25 है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर देखो 25 25 यानी कि 1 बच रहा और 4, ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 का अंतर है, और 6 3 9 यहाँ पर 6 का अंतर है, ठीक है, 4 और 4 8 का अंतर है, 4 का अंतर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर 8 6 14 तो 6 का अंतर है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हो अब विषम कौन सा है? अब तो भैया कोरिया का बच्चा भी बता देगा जब इतना कर दिया। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, सॉरी विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 विषम है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक में 4 5 है, बाद बाकी 4 6 चल रहा था सभी में, तो विषम क्या है? विकल्प नंबर 3 होगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जाना माना पहचाना जानदार शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें बताइए कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं? हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर? तो दोस्तों याद रखो, इससे पहले एक ट्रिक याद रखो जो मैंने बचपन में आपको बताई थी। कब बताई थी? 1000 साल पहले। वो ट्रिक ये थी दोस्त, जब भी ऐसी आकृति मिल जाए तो क्या करना है? नंबर दे देना है, नंबर दे के दोनों नंबरों को आपस में जोड़ देना है, तो जो टोटल त्रिभुज मिलेंगे वो 3 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 3। अब जो मेरे प्यारे साथी पहली बार देख रहे हैं वो भी समझ लो, तो वो पहला तो त्रिभुज प्यारे साथियों ये हो जाएगा, और दूसरा त्रिभुज हमारा ये वाला हो जाएगा, और दोनों से मिलकर के जो बनेगा वो तीसरा। तो इस कारण हम इसमें क्या करते हैं? शॉर्ट विधि अपनाते हैं। शॉर्ट विधि से 1 2 दोनों को जोड़ करके 3, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो क्या ऐसी आकृति यहाँ पर है? आप बोलेंगे हाँ सर है, तो जल्दी से लिख दो 3, केवल और केवल 3, ठीक है, मात्र 3 है। क्या दोस्तों यही आकृति यहाँ पर है? जल्दी से बताओ, क्या यही आकृति यहाँ पर है? तो इस लाइन से भी लिख दो 3, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद देखो, क्या दोस्तों यही आकृति यहाँ पर भी है? जल्दी से बताओ, क्या यही आकृति यहाँ पर भी है? तो आप बोलेंगे हाँ है, तो फिर से 3 लिखो, चिंता काय करते हो, लिखते चले जाओ जब तक आते जाए। उसके बाद दोस्तों क्या ये आकृति एज इट इज छोटू सी यहीं पर है? तो यहां से भी 3 लिखो भैया, अभी यहां से भी 3 लिखो। उसके बाद फिर से देखो, क्या दोस्तों हमारी ये आकृति सबसे बड़ी वाली, गौर से देख लो, क्या ये सबसे बड़ी वाली ऐसी है? आप बोलेंगे हाँ है, तो दोस्तों एक यहां से 3 लिखो, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अभी हमने ऊपर वाले शीट से देखा था सबसे बड़ी वाली, तभी 3 लिखे, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों और देखो, क्या दोस्तों ये आकृति अभी हमने छोड़ दी है? आप बोलेंगे हाँ छोड़ दी है सर, तो भैया एक बार और इसमें से 3 लिखो, इसमें से एक और बार 3 लिखो। अब इन 3 का मल्टीप्लाई करते जाओ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छंग 18, कितने हो गए? 18। क्या इसमें 18 ही त्रिभुज है सर? आप बताएंगे, जल्दी से बताइए, क्या 18 है? भैया ऑप्शन ही नहीं है 18 यार, कुछ तो गड़बड़ है। अरे गड़बड़ नहीं है, अभी और मिल रहे हैं, वो कौन से त्रिभुज है? देखो गौर से देखते जाना, ये जो मैंने रेड कलर चलाया और ये रेड कलर ऊपर तक ले गया हूं मैं, और ये नीचे ले आया, इसको तो भैया काउंट ही नहीं किया था दादा, इसको काउंट नहीं किया था। इसके बाद फिर से इसी रेड कलर से इस कॉर्नर पर अपोजिट दिशा में देख लो, एक ये मिल गया भैया, एक मेरे भाई ये मिल गया, तो आप क्या बोलेंगे? 2 और प्लस पे कर दो, तो टोटल जो त्रिभुज मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 20 मिलेंगे। क्या 20 है? इसके अलावा भी है? अरे 20 ही है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। केवल और केवल मात्र और मात्र 20 त्रिभुज है, जो कि विकल्प नंबर 3 में है। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं यार, तो कोई पैसा नहीं लगता है दोस्त, मेरे दादा मेरे भाई, कोई पैसा नहीं लगता है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बहुत क्लासेस आपके लिए लेकर के आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो सीधे क्वेश्चन इसी क्लासेस में मिलेंगे, याद रखेंगे। अनुभव कहता है बहुत सारे क्वेश्चन हमने यूपी पुलिस में एज इट इज फंसवाए थे। तो इस तरह की क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अभी 10 बजे से मैथ जरूर पढ़ना, ठीक है, मैथ को मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ेंगे। तो देखते रहिए साथियों, आपका अपना परिवार। आज मैंने कोशिश की थी कि मैं बीच में बताऊं, आप लोगों को लाइक कीजिए शेयर कीजिए, यार मुझे थोड़ी सी अजीब सी फील हुआ, तो हमने कहा आप नहीं बताते हैं, ठीक है, लास्ट में ही बोल देंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। देखते रहिए, आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर, आपका अपना ही परिवार है, ठीक है। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।